चाइना के चेंगडू सिटी में। अब ये बात है 18 अगस्त 2024 की, जिसे देख खुद नासा भी पहले हैरान हो गया। शुरुआत में तो लोग इसी सोच में पड़ गए कि शायद ये आंखों का धोखा होगा, पर जब सारे लोगों को आसमान एक जैसा ही नजर आने लगा तब समझ आया कि ये तो सच में हो रहा है। और उन लोगों ने इस अद्भुत सीन की फोटोज और वीडियोस लेकर इंटरनेट पर डाल दिया। तब ये देखते ही देखते काफी तेजी से वायरल हो गया और पूरी दुनिया ने इस अजीबोगरीब फिनोमेना को देखा। अब पहली बार इस वीडियो को देखने से ये एडिटिंग या फिर वीएफएक्स का कमाल लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो एकदम रियल है। यानी कि 18 अगस्त के दिन सच में चाइना के आसमान में 7 सूरज दिखाई दिया था। बट हमारे सूरज के साथ घट रही एक लौती अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि अगर आज हमें 7 सूरज दिखाई दे रहा है तो कभी सूरज के सरफेस पर साइंटिस्टों को धरती के मुकाबले कई गुना बड़े गड्ढे और क्रैक्स भी देखने को मिले थे। इसके अलावा तो कई बार दुनिया के अलग अलग शहरों से सूरज के चारों तरफ एक विशालाकार रिंग भी देखने को मिला है। इस घटना को लेकर लोगों ने कई तरह के एक्सप्लेनेशन दिए। कई लोगों के मुताबिक कुछ समय के लिए चाइना का चेंगडू सिटी एक डिफरेंट यूनिवर्सल डायमेंशन में पहुंच गई थी, जिस डायमेंशन में धरती के पास 7 सूरज थे। वही कई लोगों ने ये कहा कि ये यूनिवर्स के कंप्यूटर में हुआ एक बहुत ही बड़ा ग्लिच है, जिसके चलते हमने एक सूरज की जगह 7 सूरज को आसमान में चमकते हुए देखा। अब अपनी स्क्रीन पर दिख रहा सूरज की इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो इसमें सूरज के सरफेस के बीचों बीच क्रैक या होल देखने को मिलेगा, जिसे 2023 के दिसंबर मंथ में नासा के साइंटिस्ट द्वारा खींचा गया था। यानी कि ये घटना भी असली ही था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज में ये क्रैक अचानक से दिखाई दिया, जिसकी विड्थ 8 लाख किलोमीटर थी, जिसमें धरती के आकार की 60 से ज्यादा ग्रह आराम से फिट हो सकता है। वैसे ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक ने इससे पहले भी सूरज की सरफेस पर ऐसी क्रैक्स देखी। बल्कि जब से सूरज के ऊपर स्टडी शुरू की गई तब से लेकर आज तक कई बार साइंटिस्ट को ऐसे क्रैक्स और गड्ढे सूरज पर दिखाई दे रहे थे। अब चाइना के आसमान में दिखने वाली 7 सूरज वाली फिनोमेनन पर ग्लोबल वेबसाइट टॉपर ने बताया कि इस विचित्र घटना के पीछे लाइट रिफ्लेक्शन जिम्मेदार है, जिस वजह से अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरने के कारण लाइट के रिफ्लेक्शन के चलते 18 अगस्त को चाइना के चेंगडू शहर के आसमान में ये 7 सूरज दिखाई दिए थे। अब अगर सिंपल वर्ड्स में इसे समझे तो हमने ये पढ़ा ही होगा कि धरती का एटमॉस्फेयर अलग अलग डेंसिटी के एटमॉस्फेरिक लेयर से बना है, जिन लेयर्स की डेंसिटी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती गई। यानी कि हम जमीन से जितना स्पेस की ओर जाएंगे इन लेयर्स की घनत्व उतना ही कम होता जाएगा। इसी कारण जब सूरज की रोशनी इन अलग डेंसिटी वाले एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर गुजरती है तब ये हर लेयर सनलाइट को थोड़ा थोड़ा रिस्टॉर्ट और रिफ्लेक्ट करती है। यानी इन लेयर से ट्रैवल करते समय लाइट अपनी एग्जैक्ट एंगल से थोड़ा सा शिफ्ट होकर गुजरती है, यानी कि अपना रास्ता बदलती है। और जब यही चीज बार बार उन लेयर से गुजरने के दौरान होता है तो उस वक्त हमें डिफरेंट लेयर से निकलने वाले तस्वीरों की लेयर दिखाई पड़ती है। और जब हम उन्हें देखते हैं तब हमें उन अलग अलग एंगल से आने वाले तस्वीरों के कारण सूरज की भी डिफरेंट शैडो इमेजेस आसमान में दिखाई देती है। और ये सिर्फ एक लौती घटना नहीं, ऐसी कई सारी लाइट रिफ्लेक्शन के कारण होने वाले विचित्र घटना आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस इमेज को देखें जहां आसमान में 3 सूरज दिखाई पड़ रहा है, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन का ही नतीजा है। बट एक साथ 7 सूरज को देख पाना बहुत ही रेयर फिनोमेना था, जिसे देखने के लिए आपकी किस्मत काफी अच्छी होनी चाहिए। सो आसमान में ऐसे 7 सूरज दिखना मैट्रिक्स में कोई ग्लिच नहीं था, बल्कि लाइट रिफ्लेक्शन के कारण हुआ था, जो कि एक नेचुरल घटना है। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पर घूमने जाते हैं तो आपको शायद टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ एटमॉस्फेयर, अनबियरेबल टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है। धरती ही एकलौता ऐसा हमारा नोन प्लेनेट है जहां आपको पीने वाले पानी के बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। तो अगर हम धरती से थोड़ा पानी पैक करके किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाए तो शायद आपको लग सकता होगा कि दूसरे प्लैनेट्स पर हम आसानी से कुछ दिन सरवाइव कर जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, जो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और रॉकी और क्रेटर से भरा हुआ ये प्लैनेट हमारे चांद से बस थोड़ा सा ही छोटा है। साथ ही ये सूरज के सबसे पास लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मर्क्यूरी का एक दिन धरती के 59 दिनों के बराबर होता है और इसका एक साइड हमेशा सन को फेस करता रहता है, जिसके कारण मर्क्यूरी का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वही दूसरे साइड का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब ऐसे में आपको लग सकता है कि शायद इंसान इसके गर्म और ठंडे के बीच वाले स्ट्रिप लाइन पर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में मेनली ऑक्सीजन के साथ सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम भी काफी ज्यादा मौजूद है, जिसमें ज्यादा टाइम तक सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी कारण से मर्क्यूरी के बीच वाले लाइन पर होने के बावजूद आप 2 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। वीनस। चलिए अब सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट वीनस पर नजर डालते हैं। इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 475 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, यानी कि मर्क्यूरी से भी ज्यादा। और इसका एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर है। जब तक आपको इतना टेम्परेचर झेलने वाला कोई स्पेस सूट नहीं मिल जाता, तब तक आप इसके सरफेस के पास नहीं जा सकते। और अगर आपने ये भी कर लिया, तब भी ज्यादा टाइम तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीनस पर बहुत ही थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन से लगभग 1.5 लाख गुना ज्यादा कार्बन है। साथ ही ये सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए येलोइश क्लाउड से भी घिरा हुआ रहता है, जो कि वीनसियन एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस के जैसा बना देता है। और इतने टॉक्सिक और इंटेंस हॉट प्लेनेट पर आप 1 सेकंड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। मार्स। हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ही बड़ा होता है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आर्गन, नाइट्रोजन और स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर वेपर भी है। मार्स की सरफेस काफी ठंडा है, जिसका टेम्परेचर लगभग -62 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इस लो टेम्परेचर और अनब्रीदेबल एयर के साथ आप यहाँ कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जुपिटर। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स को एक साथ इसके अंदर समाया जा सकता है। इस गैस जायंट के एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर और अमोनिया से बने हुए विंडी क्लाउड्स मौजूद हैं। ये भले ही इतना बल्कि है, मगर ये काफी फास्ट रोटेट करता है और इसका एक दिन धरती के 10 घंटों के बराबर है। जुपिटर की फास्ट रोटेशन के कारण इसके एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम्स भी देखने को मिलता है। अगर आप इस प्लेनेट पर गिर जाते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर में आप 49 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर करेंगे। जैसे जैसे आप नीचे पहुंचेंगे, एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा डेंस और खतरनाक हो जाएगा और ऐसा फील होगा कि आप एक दीवार के बाद दूसरे दीवारों को गिराते जा रहे हैं। लगभग 692 किलोमीटर नीचे आने पर प्रेशर लेवल मरियाना ट्रेंच के बॉटम से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि धरती का डीपेस्ट प्लेस माना जाता है। इन केस अगर आप इस प्रेशर से भी बच जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर जो लगभग -145 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उसमें आप 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सैटर्न। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट सैटर्न भी जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है, जो अपना एक दिन लगभग 10.7 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। पर क्या कभी आपने 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही डेडली विंड्स को एक्सपीरियंस किया है? सैटर्न पर आपको यही एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना अनब्रीदेबल एटमॉस्फेयर आपको जिंदा नहीं रहने देगा। अब हम आपको सोलर सिस्टम के फर्स्ट आइस जायंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है यूरेनस। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का बना हुआ है, जिसमें इंसानों के लिए सांस है। ये गैसेस ही इस प्लेनेट को ब्लू ग्रीन कलर देता है और यहाँ पर मिस्टीरियस फ्लेयर्स ऑफ एक्सरेज भी देखने को मिलता है। नेपच्यून। अब ये है तो एक डार्क कोल्ड प्लेनेट, जहाँ विंड की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्पीड फाइटर जेट की स्पीड से भी ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ के प्रेशर की वजह से नहीं मरते हैं, तो ये सुपरसोनिक हवाएं आपको किसी न किसी तरीके से सुला ही देगा। नेपच्यून का एक दिन धरती के 16 घंटे के बराबर है, पर आप यहाँ पर एक दिन तो क्या 1 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे। मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बढ़ते हुए टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के पीछे का कारण है हमारे द्वारा किया गया पोल्यूशन को कहाँ जा रहा है। और इस पोल्यूशन की वजह से दुनिया के गार्बेज दुनिया के हर तरफ फैला हुआ है और इस बढ़ते हुए गार्बेज आज तो पैसिफिक ओशन में ऐसे फैल गया है जैसे मानो कि कोई आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट हो गया हो। लेकिन अगर हम इस करोड़ों टन ऑफ गार्बेज को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर में डाल दे, तो क्या जुपिटर इस डेब्रिस को अपने अंदर संभालेगा? लेकिन क्या वाकई में धरती के कचरे को जुपिटर पर डंप किया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर ये कचरा जुपिटर तक आखिर कैसे पहुँचेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो दुनिया के गवर्नमेंट्स को ऑटोमेटेड ड्रोन्स का एक सिस्टम बनाना होगा
जो धरती के कचरे को स्पेस में भेजने लायक बना सके। कचरे छोटे बड़े हर साइज के होते हैं, जिसके चलते रॉकेट्स का पेलोड बढ़ सकता है, और ऐसे में अगर हमें इस पेलोड को कम करना है तब हमें इस कचरे को कंपोस्ट करना पड़ेगा, वो भी छोटे से छोटे साइज में। और ये कचरा स्पेस में जाने की वजह से इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव केसिंग से पैकिंग करना पड़ेगा। दुनिया में हर साल 2.1 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ गार्बेज जनरेट होता है, जिसको देखते हुए हमें दुनिया में बहुत बड़े बड़े गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है। वैसे धरती पर कचरे की ये मात्रा फिलहाल कम नहीं होने वाली, और अगर हम सच में इसे जुपिटर तक भेजना चाहते हैं तब ऐसा करने से पहले हमें कचरे को ठीक से शुद्ध करना होगा, ताकि उसमें रहने वाले माइक्रोब्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, वरना यही माइक्रोब्स जुपिटर में जाकर पनप सकता है, जो कि जुपिटर के इकोसिस्टम को दिक्कत कर सकता है। अब इतने सारे कचरे को जुपिटर तक ले जाने के लिए हमें एक ऐसा बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जो हम इंसानों ने अब तक ना बनाया हो। अब क्योंकि जुपिटर धरती से काफी दूर है और इन स्पेसक्राफ्ट पर हजारों किलो का वजन जाएगा, इसलिए हमें इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए साई-फाई मूवीज में दिखाई देने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन और आयन थ्रस्टर जैसे एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलप करना पड़ेगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही बड़ी जंप साबित होगी। जैसे ही धरती से गार्बेज लोडेड स्पेसक्राफ्ट निकलकर जुपिटर तक पहुंचेगा, तब स्पेसक्राफ्ट को अपने साथ लिए कचरे को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में छोड़ना होगा, क्योंकि आगे का काम जुपिटर की बेहद पावरफुल कचरा जुपिटर के अंदर गिरना शुरू होगा। तब इस दौरान उसे कई अलग अलग गैसेस की लेयर से गुजरना होगा। एटमॉस्फेयर की अपर लेयर से गिरता हुआ ये कचरा -140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से होकर गुजरेगा, और वहाँ जो प्रेशर होगा उसको हम धरती के सी लेवल के बराबर कह सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में अमोनिया के क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से कचरे के कार्गो बीन्स की प्रोटेक्टिव केसिंग नष्ट होने लग जाएगा, और इसके बाद जैसे ही जुपिटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएगा, तब ये कार्गो बीन्स भी खत्म हो जाएगी और इनके अंदर मौजूद कचरे का नामो निशान तक मिट जाएगा। हाँ, अगर कोई कार्गो बिन किसी तरह से और भी ज्यादा नीचे चला जाता है तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जुपिटर पर जमीन न होने के चलते वो कभी भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाएगा। और रही बात कोर तक पहुँचने की, वो तो वैसे ही किसी बाहरी चीज का जुपिटर के कोर तक पहुँचना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तब वो चीज अपने मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म में बिखर जाएगा, क्योंकि जुपिटर के कोर का तापमान 24,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो न सिर्फ कठोर से कठोर मेटल्स को पिघला देगा बल्कि प्लास्टिक्स को भी उनके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में भी तब्दील कर देगा। अब भले ही धरती का कचरा जुपिटर पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, मगर ये कचरा लगातार सेंड किया जाने वाला स्पेसशिप के साथ कभी भी किसी भी तरह का कॉस्मिक डिजास्टर हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड बेल्ट से है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। और अगर कचरे से लोडेड स्पेसशिप के साथ कोई हादसा होता है तो इसके कचरे एटर्निटी के लिए स्पेस में। इस घटना के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेचर जो